हे गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन मास्टरी सीरीज लेक्चर 4, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड रिकर्जन के बारे में। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं फंक्शंस, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, मैथ मॉड्यूल्स, रिकर्जन्स, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज एंड सम ऑफ डिजिट्स। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स विल बी फॉलोइंग और पाइथन प्रोग्रामिंग हैंडबुक, जहाँ पर हम लोग अपनी पूरी पाइथन मास्टरी सीरीज में इस प्लेलिस्ट में हम लोग इसी हैंडबुक को फॉलो कर रहे हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइन, एंड आई होप आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो चेक इट आउट इफ़ यू आर न्यू हियर। फाइन, functions and recursion, defining functions, parameters, type conversions, math module. Okay, let's start. Now, defining and calling function. What is a function? Basically, देखो, function is a named sequence of statement that performs a specific computation. हम लोग पाइथन में फंक्शन किसी लिए क्यों बनाते हैं? मैंने कैलकुलेटर बनाया, मैं वो चीज़ कैलकुलेटर सकते हो, आप कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं एक पाइथन का प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे बार बार किसी नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिखना पड़ रहा है, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का लॉजिक लिखना पड़ रहा है, किसी को मल्टीप्लाई करने का लॉजिक लिखना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर एक बार ऐड का लॉजिक लिख रखा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ मल्टीप्लाई का लिख रखा है, लेकिन मुझे यहाँ दोबारा से ऐड का लॉजिक लिखना है यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा? मैं इसको दोबारा यहाँ से लेके यहाँ पर ये दोबारा वही सेम चीज़ लिखूँगा। मैं फालतू में अपना जो कोड का लाइन है वो क्यों बढ़ाऊँगा? अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज़ 100 लाइन ऑफ कोड में लिख रखी है, वही सेम लॉजिक मुझे यहाँ यूज़ करना है, तो मैं दोबारा 100 लाइन ऑफ कोड क्यों लिखूँ भाई? डोंट यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड ऑल्सो वेस्टेज ऑफ, मतलब इतना जो आपका यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा ना आपका जो भी आप लिखोगे कोड। कोई दूसरा आके आपका कोड पढ़ेगा, बोलेगा आपने 10 बार एक ही चीज़ रिपीट कर रखी है। इसीलिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो कोड है उसको यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू रीड बनाते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली कोड को आपको क्लीन रखते हैं। अगर आपने एक बार फंक्शन बना, हाँ, एक मैंने ऐड फंक्शन बना दिया इस तरीके से कि जब भी मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा तो आप लोग को 2 नंबर को ऐड कर देना है, तो मुझे बार बार उस चीज़ का लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा कि ऐड, और मैं यहाँ पर ऐड के अंदर 2 नंबर लिख दूँगा कि मुझे 4 और 5 को ऐड करना है, और वो सिंपली मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक बार इस जगह पर फंक्शन मान लो डिफ़ाइन कर दिया है। मैंने इस तरीके से फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। एक बार आपको फंक्शन डिफ़ाइन करना है, फिर आप उसको चाहे जितनी बार यूज़ करो वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसे 10 बार यूज़ करो, 20 बार यूज़ करो, ठीक है। बस एक बार आपको उसे डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। एक बार डिफ़ाइन कर दो, उसके बाद फिर उसको जितनी मर्ज़ी बार उतनी बार यूज़ करो। इसीलिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार एक ही सेम चीज़ ना लिखनी पड़े। सो फंक्शन इज़ अ नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक कॉम्प्यूटेशन। ठीक है, कॉलर, कॉली, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, ये सब कुछ आप लोग को टर्म्स हैं जो समझने पड़ेंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। देखो, कॉलर क्या होता है? द कोड इन्वोकिंग द फंक्शन। कॉली क्या होता है? द फंक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। देखो, ये जो है ये क्या है? हमने लिखा है ग्रीट। मैंने इस तरीके से लिख दिया ग्रीट। ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया था मैंने। अब जब भी मुझे ग्रीट को कॉल करना हुआ, मैंने ऐसे कोड में लिख दिया ग्रीट। तो ये क्या हुआ? जब मैंने ये कोड लिखा, ये हुआ कॉलर। ये क्या हुआ? कॉलर। कॉली क्या हुआ? ये फंक्शन फंक्शन जो कि है ग्रीट। ग्रीट जो फंक्शन है ये कॉली हुआ। कॉली क्या हुआ? जिस फंक्शन को हमने कॉल किया उसको हमें कॉली बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए? आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए? जैसे अगर मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया था ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग ऐड फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, मैं यहाँ पर ऐड लिखता हूँ और फिर मैं इसके अंदर ऐसे 2 वैल्यूज़ पास कर दूँ कि 2 और 3 मैंने पास कर दिया, और मैंने बोल दिया कि मुझे 2+3 करना है। तो मैंने ये जो 2 वैल्यूज़ पास करी ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो भी आप वैल्यूज़ पास करते हो फंक्शन को रन करते टाइम, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जहाँ पर मैंने ये फंक्शन लिखा होगा कहीं पे, यहाँ कहीं मैंने यहाँ पे ये फंक्शन जहाँ लिखा होगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ भाई। ये ग्रीड तो आप लोग समझ गया, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये फंक्शन लिखा होगा, वहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि एक फंक्शन मैंने ऐसे डिफ़ाइन कर रखा होगा। हम लोग डेफ से फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। मैं लिखा होगा डेफ, फिर मैंने फंक्शन का नाम लिखा होगा। फिर मैंने यहाँ पर, अब मुझे पता तो नहीं है कि लोग 2 और 3 पास करेंगे या 5 या 6, उनको जो मर्जी वो पास करेंगे।
तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक वेरिएबल आई और दूसरा वेरिएबल मैंने लिख दिया जे। मैंने बोला कि ये दो प्लेस होल्डर वेरिएबल्स हैं, इनकी जगह पर यूज़र कुछ भी लिख सकता है, कोई 4 लिखे कोई 5 लिखे, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस ऐड कराने से मतलब है, ठीक है। तो ये जो दो प्लेस होल्डर वेरिएबल्स थे आई और जे, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, समझे। जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो जो वहाँ पर लिखते हैं वो पैरामीटर्स होता है, जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, जो फंक्शन का नाम होता है वो कॉल ही होता है, और जो कॉलर होता है फंक्शन, जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उसको बोलते हैं कॉलर। जो लॉजिक आप लोग लिख रहे हो कि अगर ऐसा कुछ हो भाई तो ये फंक्शन कॉल कर देना, दैट इज कॉलर। फाइन। देखो, चलो फंक्शन बनाना सीखते हैं। आ जाओ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखा लेक्चर, लेक्चर छोड़ो यार, फंक्शंस डॉट पी वाई, ठीक है। या फिर इसको रीनेम कर देते हैं लेक्चर 4.py, ठीक है। लेक्चर 4.py आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, देखो हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड का। पाइथन में फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए आप लोग लिखोगे डेफ। डेफ का मतलब है डिफाइन। आप कोई भी अगर फंक्शन बनाना चाह रहे हो आप लोग को लिखना है डेफ, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है। अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है सम, मैं एक सम फंक्शन बना रहा हूँ तो मैंने उसका नाम लिखा सम। फिर मैंने ऐसे किया, और मान लो मुझे 2 नंबर का सम करना है तो मैं यहाँ 2 नंबर लिख दूंगा ए कॉमा बी, ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे फंक्शन का एक्चुअल लॉजिक लिखूंगा कि मुझे क्या करना है। मुझे करना है प्रिंट ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पर एक सम फंक्शन बना लिया जिसके अंदर मैंने ये ए बी क्या है, ए और बी मेरे क्या है यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। ए और बी यहाँ पर मेरे पैरामीटर्स हैं। अब जब मैं ये फंक्शन को यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा सम और मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास कर दी 4 और 5। तो यहाँ पर मेरे 4 और 5 क्या हुए, 4 और 5 मेरे यहाँ पर हुए आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो आपने एक्चुअल वैल्यू पास किया है, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो आपने फंक्शन बनाते टाइम प्लेस होल्डर्स लिखे थे, वेरिएबल्स लिखे थे। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे 9 मिल जाएगा। मैंने एक सम फंक्शन बनाया था कि जो 2 नंबर आएंगे उनको ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर 4 5 की जगह 5 5 भी लिखूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो फंक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। आप लोग को डेफ कीवर्ड का यूज़ करना होता है, फंक्शन का नाम देना होता है, आप कोई आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, मतलब पैरामीटर्स पास कर सकते हो, उसके बाद फंक्शन का जो बॉडी है उसमें आप लोग लॉजिक लिखते हो, ठीक है। कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जिनमें आपको पैरामीटर्स पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप, मैं लिखूँ डेफ ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग है बस। ये मैं किसी भी चीज़, किसी इंसान को ग्रीट करना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट मैं लिखूँगा नमस्ते, नमस्ते सर, ठीक है, नमस्ते सर मैंने लिखा। अब यहाँ पर तो मैंने कोई पैरामीटर ही पास नहीं किया है ना, क्यों, क्योंकि मुझे किसी को नमस्ते बोलने के लिए क्या पैरामीटर पास करना है। मैं ग्रीटिंग लिखूँगा और सिंपली नमस्ते सर आ जाएगा। जब जब जितनी बार मैं ग्रीटिंग लिखूँगा यहाँ पे, मैं से 10 बार अगर इस चीज़ को कॉल कर दूँ तो मुझे यहाँ पर रन करने पे ये 10 बार नमस्ते सर बोलेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन में, पाइथन में फंक्शन बना सकते हो जहाँ पे आप लोग कोई पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, या बिना पैरामीटर के भी एक फंक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये है नो पैरामीटर्स वाला, जहाँ पे इसने ग्रीट कर रखा है हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, यहाँ पे सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये है विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, ये जो हमने लिखा था ना, ये इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, ये पूरी चीज़ को देखो, दोबारा देखते हैं, फिर इसे कमेंट आउट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सम फंक्शन बनाया था और मैंने प्रिंट कर दिया था ए प्लस बी। अगर मैं प्रिंट की जगह यहाँ पर लिखूँ रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी, कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ए प्लस बी को रिटर्न कर देना है। रिटर्न का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये फंक्शन मैंने कॉल किया, वो फंक्शन मुझे उसका सम रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट लिखा नहीं है। प्रिंट करने पे तो यहाँ ये कंसोल में आके प्रिंट हो जाता, पर मैंने रिटर्न किया है। अब रिटर्न से क्या होता है ना, कि जब मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगा, वी नाम का मान लो बना दिया वेरिएबल, और उसमें मैंने ये फंक्शन को स्टोर कर दिया कि v इज़ इक्वल टू सम ऑफ 5 एंड 5, 5 एंड 5 का क्या सम होगा, 10 होगा। तो जो 10 वैल्यू जो होगी, जो रिटर्न करेगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। अब मुझे प्रिंट करना होगा तो मैं लिखूँगा प्रिंट वी, और मैं इसे रन करूँगा तो 10 आ जाएगा। मैं अगर नॉर्मली ऐसे लिखता, मैं वी वेरिएबल ना बनाऊँ, मैं सिर्फ फंक्शन को सीधे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दूँ, मैं 3 और 4 का सम चाहिए मुझे,
तो वो चीज़ भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रिटर्न लिख रखा है और आप ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो कि 3 और 4, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। देख रहे हो, अगर मैं ये चीज़ कमेंट आउट कर दूँ तो 7 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कर रखा है, हम तो रिटर्न कर रहे हैं ना भाई। तो रिटर्न करने के लिए उसको कहीं भेजोगे ना, या तो किसी वेरिएबल में भेजो या सीधे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दो। प्रिंट स्टेटमेंट उस रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। तो रिटर्न कीवर्ड इसीलिए यूज़ होता है कि हम किसी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन की मदद से, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं फंक्शन की मदद से। ठीक है। नाउ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू देखो, इसमें क्या होता है। देखो, मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी करूँ और हम लोग यहाँ पर आएँ अपने VS कोड में, उसको पेस्ट कर रहे हैं और इसको मैं कुछ ऐसे कर दो। ठीक है, देखो हमने एक फंक्शन बनाया पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में हमने क्या लिया, दो पैरामीटर्स हमने पास किए, एक बेस पैरामीटर, एक एक्सपोनेंट। ये क्या है, दोनों वेरिएबल्स हैं। बेस एक वेरिएबल है, एक्सपोनेंट एक वेरिएबल है। ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने बेस की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, पर मैंने एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या डिफाइन कर रखी है, 2। तो हमने क्या रिटर्न कर रखा है कि बेस टू द पावर एक्सपोनेंट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मुझे ऐसे करना था। मैंने किया प्रिंट पावर फंक्शन, मुझे 3 की पावर 3 चाहिए मान लो। क्या किया, बेस और एक्सपोनेंट पास करना था। मैंने बेस भी 3 दिया, एक्सपोनेंट भी 3 दिया। मैंने प्रिंट किया तो 3 की पावर 3 27 होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 डिफाइन कर रखी है, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर सिंपली ऐसे लिख देता पावर, एंड फिर यहाँ पर अगर मैं पावर के अंदर सिंपली बस मैं 3 भी लिखूँगा ना, देखो मैंने यहाँ पर पास 3 लिखा है, मैंने सिर्फ बेस की वैल्यू पास की और मैंने इसको रन कर दिया, तो यहाँ पर मुझे आंसर आ रहा है 9। देखो ऐसा क्यों हुआ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 3 एज अ बेस पास किया था एंड 3 एज अ एक्सपोनेंट पास किया था, तो उससे हमें 3 की पावर 3 क्या मिला, 27। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्सपोनेंट को पास ही नहीं किया, हमने सिर्फ बेस की वैल्यू लिखी, हमने सिर्फ 3 लिखा। एक्सपोनेंट हमने क्यों नहीं पास किया, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 दे रखी है। ये 2 जो है ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये सिर्फ तभी आती है अगर आप लोग कोई भी वैल्यू नहीं पास करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 2 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह कुछ भी लिखूँ, मैं यहाँ पर अगर इसको 5 कर दूँ या 4 कर दूँ और मैं फिर इन सबको ऐसे रन करूँगा यहाँ पर आके, तो ये 27, 9, 16, 25। ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट का वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पर हमने 3 पास कर रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर का सिर्फ स्क्वायर ही प्रिंट करेगा। फाइन। So this was all about default parameter values. Now returning multiple values, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी फंक्शन बनाए, हम लोग उसमें कुछ रिटर्न कर रहे हैं। मैं इसमें बेस टू द पावर एक्सपोनेंट रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। सम फंक्शन में हम a+b रिटर्न कर रहे थे। ठीक है। तो हर फंक्शन में हम लोग कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करो, आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेफ मिन मैक्स LST, हमने एक फंक्शन बनाया मिन अंडरस्कोर मैक्स, जिसके अंदर हम लोग एक लिस्ट को पास करेंगे। ठीक है। अब वो रिटर्न क्या कर रहा है, हमने ये फंक्शन जो बनाया ये हमें उस लिस्ट की मिनिमम वैल्यू भी प्रिंट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी प्रिंट करेगा। हमें ऐसा फंक्शन बनाना था, तो हमने दोनों चीज़ें रिटर्न कर दी, रिटर्न मिनिमम ऑफ लिस्ट एंड मैक्सिमम ऑफ लिस्ट। ठीक है। तो रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ में बेसिकली आपको यही देखना है कि मतलब आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करो, आप लोग मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हो। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग कोई फंक्शन बना रहे थे डेफ सम, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 नंबर का अगर सम चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग लिख रहे थे और हम लोग लिख रहे थे रिटर्न a+b। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख रहे थे। ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ। फाइन। देखो हमने डेफ सम a, b और रिटर्न a+b, लेकिन इससे हमारा फंक्शन तो लिमिटेड हो गया ना, क्योंकि अब हमारा फंक्शन सिर्फ 2 ही इनपुट ले सकता है। अगर किसी को 3 इनपुट चाहिए होगा, तो अगर मैं ऐसे करूँ प्रिंट, और मुझे 3 नंबर का सम प्रिंट करना है, मैं 2, 3, 4, मुझे इन तीनों का सम अगर प्रिंट करना है, मैं इसको सम फंक्शन के अंदर डाल दूँगा। ठीक है। और अब अगर हम इसे रन करेंगे, तो ये मुझे एक टाइप एरर बता रहा है दैट सम टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। क्योंकि हमने जो सम फंक्शन डिफाइन किया है वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ a, b, लेकिन हम कितनी वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, 2, 3, 4, 3 वैल्यूज़। तो
ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग को पता नहीं है कि जो आपका यूज़र होगा वो कितने वैल्यूज़ को पास करेगा, कितने आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा। ऐसे केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली अगर आप यहाँ पर जैसे दो ही हम लोगों ने पास किया था ए कॉमा बी, सो अगर मैं यहाँ पर सिंपली स्टार लगाऊँ, स्टार का मतलब मल्टीपल, ठीक है, वेरिएबल, और मैं यहाँ पर सिंपली ए आर जी एस लिख दूँ, ए आर जी एस का मतलब आर्ग्यूमेंट्स, तो स्टार आर्ग्स लिखने से यहाँ पर मैं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक टोटल फंक्शन है, अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे कॉपी करूँ यहाँ से, और हम लोग इसे यहाँ पर ले आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो डेफ टोटल आर्ग्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने स्टार आर्ग्यूमेंट्स लिखा है। आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग इन शॉर्ट ए आर जी एस से डिनोट करते हैं पाइथन में, ठीक है। तो सिंपली जब भी आपको पाइथन में कभी भी ऐसा फंक्शन की ज़रूरत बनाने पड़े जहाँ आपको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो आप स्टार आर्ग्स लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने सिंपली रिटर्न कर दिया उन सारे आर्ग्यूमेंट्स का सम, तो अगर मैं जितने भी पास करूँ उन सबका मुझे आंसर मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं अगली लाइन में और यहाँ मैं लिखूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे टोटल फंक्शन के अंदर जितने मर्जी उतने यहाँ पे मैं नंबर्स यहाँ पे टाइप कर दूँ, अब मैं अगर इसे सिंपली रन करूँगा तो मुझे उसका सम मिल जाएगा 97, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग चाहे जितने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। तो जब भी आपको पाइथन के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स चाहिए जो कि कोई फिक्स नहीं है, जहाँ पे यूज़र कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स डाल सकता है, तो आप लोग स्टार आर्ग्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप कन्वर्जन्स एंड मैथ फंक्शंस। देखो, टाइप कन्वर्जन एंड मैथ फंक्शन, ये जो दोनों टॉपिक हैं इसको हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के बेसिक्स में कवर कर रखा था, ठीक है। हमारे इस पूरे कोर्स में ऐसे बहुत ही ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी एक बार थोड़ा बहुत उसके बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल में करेंगे। जैसे हमने रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने उसको उसकी मदद से कितने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, हमने कुछ फ़न गेम्स बनाए थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैथ मॉड्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रैंडम एंड मैथ, ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, ये सारे जो हम लोग अलग अलग इनके जो फंक्शन सीख रहे हैं, ये सब हम लोग बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे और ये सब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको सीखने में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो, हमने जैसे कि लेक्चर 1 में पढ़ा था कि अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट या फिर बूलियन, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरीके के डेटा टाइप हमने पढ़े थे हमारे लेक्चर 1 में। अब इनको हम लोग आपस में इन एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि हम लोग टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते थे। जैसे अगर मैं ए इक्वल टू 1 2 3 कर दूँ तो हमारा ए क्या है, एक ए इंटीजर है। अब मैं इंटीजर को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ कि टाइप ऑफ ए, टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम लोग उसका डेटा टाइप निकालते थे, तो यहाँ पर मुझे आ रहा है क्लास इज इक्वल टू इंटीजर। तो ये मुझे बता रहा है कि जो हमारा ए वेरिएबल है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि हमने उसे 1 2 3 असाइन किया था। सो इसी तरीके से अगर आप लोग को मान लो इसे कन्वर्ट करना है, अगर अभी तो ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, मुझे इसे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। अभी ये इंटीजर है, मान लो मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा, मैंने लिखा बी इज़ इक्वल टू एस टी आर ऑफ ए। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया बी, जिसके अंदर मैंने ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बी में स्टोर कर दिया, ठीक है। मैंने ए को एस टी आर डेटा टाइप में कन्वर्ट करके बी में स्टोर कर दिया। अब मैं इसे सिंपली टाइप ऑफ बी प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पर एस टी आर मिल जाएगा। फाइन। सो इसी तरीके से हम लोग सिंपली टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये ज़रूरी था कि हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएं और तभी उसे स्टोर करें? तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर आऊँ और यहाँ पे मैं टाइप फंक्शन लिखूँ और मैं टाइप के अंदर डायरेक्टली एस टी आर ऑफ ए पास कर दूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन लिखा है और उसके अंदर मैंने डायरेक्टली ये जो वेरिएबल था, जो इंटीजर था, उसे मैं वहीं प्रिंट के अंदर ही एस टी आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नया वेरिएबल बनाना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग में ही, आप उसे इंटरचेंज कर सकते हो बहुत ही ढेर सारी में। अगर मैं ऐसे सिंपली ए ऑफ एस ऑफ ए भी करूँ ना, इंस्टेड ऑफ बी अगर मैं ए को भी अपडेट करूँ और सिंपली यहाँ पे ए पास करूँ तो भी मुझे आंसर वही मिलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग डेटा टाइप। फाइन। इसी तरीके से आप लोग इसे अलग अलग डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़े, हमने स्ट्रिंग पढ़ा, हमने फ्लोट पढ़ा, हमने बूलियन पढ़ा। मान लो मुझे इसे स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करना, मुझे इसे बूलियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बूलियन में हमने क्या पढ़ा था, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे इसे बूलियन ऑफ ए पास करूँगा और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप ऑफ ए लिखा हुआ है, तो हम अगर इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बूलियन। क्योंकि 1 2 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है।
अगर 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 1 2 3 बोलोगे तो वो एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी भी आपको क्लास बूलियन ही शो करेगा, क्योंकि बूलियन का मतलब ही यही है कि सिर्फ 0 फॉल्स होता है। उसके अलावा अगर आप चाहे पॉजिटिव नंबर दो या नेगेटिव नंबर दो, वो सारे नंबर्स हमेशा ट्रू ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 123 था, 0 के अलावा अगर कुछ भी है तो बूलियन में वो ट्रू ही होता है, तो 123 हमारे लिए ट्रू होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख दूँ मैं, और मैं इसे रन करूँगा तो भी मुझे आंसर बूलियन ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए की जगह मैं सिर्फ ए लिखूँ, और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा ट्रू, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो आप कोई भी नंबर लिखो, आपको बूलियन की जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू ही मिलेगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो ये इतना बड़ा नंबर है 1 2 3 6 7, जो हमने इतना बड़ा नंबर लिखा जिससे हमें ट्रू आंसर मिल रहा है, अगर मैं इसे हटा दूँ और मैं यहाँ पर सिंपली कोई भी दूसरा 0 नंबर लिख दूँ, तो मुझे क्या फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा कि हमारा जो बूलियन डेटा टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसलिए याद बता रहा हूँ बार बार, कि हमारा जो बूलियन डेटा टाइप होता है उसमें 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 0 के अलावा अगर आप कोई भी नंबर लिख दो तो वो क्या होता है ट्रू। अगर मैं ये पॉजिटिव नंबर के अलावा यहाँ पर हटा के मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव नंबर भी पास करूँ, मैंने -1 लिखा और रन किया, तो भी आंसर ट्रू ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे पॉजिटिव पास करो या नेगेटिव, इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि -1 का मतलब क्या फॉल्स होगा, अगर 1 का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ट्रू है, तो नेगेटिव का मतलब फॉल्स होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी ट्रू ही रिटर्न करेगा बूलियन डेटा टाइप के केस में, फाइन। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इंटीजर को, हम लोगों ने उसे बूलियन में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से आप लोग इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फ्लोट में बेसिकली क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 3273 क्या है, ये एक इंटीजर है। अब मैं इसे अगर सिंपली फ्लोट में कन्वर्ट करके रन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 3273.0। 0.0 से आप लोग अगर देखो तो मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हम जब भी टाइप कन्वर्जन करते हैं तो हमारे वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ हमारा टाइप बदलता है। तो 3273 का 3273 ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ टाइप कन्वर्जन होगा उसका, ना कि वैल्यू चेंज होगा, इसलिए वहाँ पे 0 आ गया, तो ये हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं बिल्ट इन कन्वर्जन्स के, कि आप लोग उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हो, फ्लोट में कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग भी देखा हमने बूलियन देखा कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, एंड उसके अलावा अगर आप कोई और दूसरा नंबर लोगे तो वो ट्रू होता है, ठीक है, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप कन्वर्जन्स, जिसको हमने यहाँ पर पूरा अच्छे से देख लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस पूरी चीज़ को कमेंट आउट करके यहाँ पर रख देता हूँ, ताकि जब आप लोग इसे कोड को बाद में देखो तो इसे आराम से रिवाइज कर सको, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर मैथ फंक्शंस, ठीक है। कुछ बिल्ट इन मैथ फंक्शंस होते हैं पाइथन में, अपार्ट फ्रॉम द मैथ लाइब्रेरी जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड होता है और एक बिल्ट इन होता है। यूज़र डिफाइंड में क्या होता है कि आप लोग फंक्शन का नाम खुद डिफाइन करते हो, फंक्शन में इनपुट क्या लेना है वो आप डिफाइन करते हो, आउटपुट क्या देना है वो आप डिफाइन करते हो, है ना। तो यूज़र डिफाइंड में तो सब कुछ आपने डिफाइन किया है, लेकिन प्री डिफाइंड में वो सब कुछ पहले से लिखा होता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए थे, हमने पावर फंक्शन बनाया, हमने सम फंक्शन बनाया, हमने ग्रीटिंग फंक्शन बनाया जिसमें हम लोगों ने नमस्ते सर प्रिंट किया, तो नमस्ते सर हमारा आउटपुट था। तो ये थे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसीलिए कुछ तरह इसके तरह बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि मैथ फंक्शंस होते हैं जिनको पाइथन ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, आप लोग उसे रेडी टू यूज़ है, मतलब आप उसे यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। कुछ कुछ फंक्शन होता है जैसे कि एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी वैल्यू है तो उसका एब्सोल्यूट आपको आंसर मिलेगा, मतलब अगर वो -8 है तो वो +8 हो जाएगा, कोई नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे और भी मैथ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो अभी के लिए इग्नोर करना, ठीक है, हम घर पे मछली, फाइन। तो यहाँ पर अलग अलग जो सारे फंक्शन है मैं इसे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ये सिंपली ले आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमने एब्सोल्यूट फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल के देख लिया, तो ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन क्या रिटर्न करता था, हमारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देता था। इसीलिए इस तरीके से और भी बहुत ढेर सारे फंक्शन है, राउंड, मैक्सिमम, मिनिमम एंड पावर फंक्शन, जैसे कि अभी हमने एक्सपोनेंट फंक्शन बनाया था ना इससे पहले, उसी तरीके से बिल्ट इन पावर फंक्शन भी आता है, फाइन। तो ये सारे मैथ के कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। मैं इसे अगर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डालूँ और मैं इसे यहाँ पर, हाँ, बाय ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। देखो, जो राउंड फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, दो
आर्गुमेंट्स हम लोग पास करते हैं। सबसे पहला जो नंबर आपको राउंड ऑफ करना है, और सेकंड जितने डेसिमल डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि राउंड ऑफ, और मैं यहाँ पर अगर कोई भी नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं से कोई 3 डेसिमल डिजिट तक कोई नंबर पास कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर इसको 2 डेसिमल डिजिट तक फॉर्मेट करना है, तो और मैं इसे ये सारा कुछ कमेंट कर देता हूँ, और हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है 6.24। मैंने क्या पास किया था 6.239, और मैंने लिखा था उसको 2 डेसिमल डिजिट तक फॉर्मेट करना है, तो उसने 239 को 24 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 39 को उसने 40 में कन्वर्ट कर दिया, सो उसको उसने 2 डेसिमल डिजिट तक लिख दिया। तो राउंड फंक्शन का आप लोग इसी तरीके से यूज़ करते हो कि आप लोग वहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हमेशा पास करते हो। सबसे पहला आपको कौन सा नंबर का राउंड ऑफ करना है, सेकेंड आपको उसे कितने डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राउंड फंक्शन। इस तरीके से होते हैं मैक्सिमम फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम क्या करता है कि आपको मैक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ सिंपली इसे प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे मैं कुछ भी बड़ा सा नंबर लिख दूँ और मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे 89 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसी तरीके से मिनिमम फंक्शन होता है जो हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। पावर फंक्शन होता है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी बनाया। ठीक है, हमने ऊपर यहाँ पे बना रखा था पावर फंक्शन, जहाँ पे हम लोग बेस और एक्सपोनेंट को पास कर रहे थे, और बेस टू द पावर एक्सपोनेंट हम लोग रिटर्न कर रहे थे। इस तरीके से ये बेस और एक्सपोनेंट पास करके बेस टू द पावर एक्सपोनेंट रिटर्न कर रहा है, 2 की पावर 8 इसने रिटर्न कर रखा है। ठीक है, तो ये पावर फंक्शन है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, तो आप लोग इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिल्ट इन मैथ फंक्शंस। नाउ विल सी मैथ मॉड्यूल। ठीक है, मैथ मॉड्यूल हमने ऑलरेडी देख रखा है, बट हम लोगों ने इसको इतना डिटेल में नहीं देखा था जितना आज हम लोग इसे देखने वाले हैं। हम लोग इसके सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन मैथ मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन होते हैं। जब जैसे देखो मैथ फंक्शन जो था वो पाइथन के अंदर बिल्ट इन था, लेकिन मैथ मॉड्यूल एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर आप लोग इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर सिंपली लिखोगे इंपोर्ट मैथ, तो इससे क्या हुआ कि उस जो मैथ मॉड्यूल है उसके अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइंड है वो सारे फंक्शंस आपके पाइथन की ये जो फाइल है उसमें आ जाएंगे। देख रहे हो पाइथन का जादू, देखो कि आप लोग बस इंपोर्ट मैथ लिख रहे हो और सारे मैथ के फंक्शन अब आप लोग यूज़ कर सकते हो। कितनी अच्छी चीज़ है ना। तो इसी तरीके से आप लोग बस इंपोर्ट मैथ लिखना है और मैथ के जितने भी फंक्शन हैं आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो। मैं अगर इसे यहाँ पर कॉपी करूँ, ये जो सारी चीज़ है स्क्वायर रूट, पाई, ई, या फिर फैब्स, फ्लोर, ठीक है, सील, इसी तरीके से हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर ढेर सारी फंक्शन है, और ये सब कुछ बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई चीज़ें देखनी है, जैसे स्क्वायर रूट क्या है, 25 का हमें स्क्वायर रूट क्या दे रहा है, 5.0 है ना। तो 5.0 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो हमारी मैथ मॉड्यूल होती है ना वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर देता है। सिर्फ हमारी सील और जो फ्लोर वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर होती हैं, बाकी जितने भी मैथ मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है वो हमेशा हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे पूरा यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर अपने कोड में ले आके पेस्ट कर दें, तो देखो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैथ डॉट स्क्वायर रूट को SQRT से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया है, एक रेपिटेशन आपने नोटिस किया कि हमें बार बार मैथ डॉट लिखना पड़ रहा है। अब मैथ तो सिर्फ 4 ही कैरेक्टर का है, लेकिन अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स होता इतना बड़ा, तो आपको यहाँ पे बार बार मैथमेटिक्स डॉट स्क्वायर रूट, मैथमेटिक्स डॉट पाई ऐसे लिखना पड़ता। तो अगर आपको वो मेहनत कम करनी है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको एक नाम दे सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम। मैंने मैथ को एक एम नाम दे दिया, अब मुझे बार बार मैथ डॉट स्क्वायर रूट नहीं लिखना है, बस एम डॉट स्क्वायर रूट, एम डॉट पाई, एम डॉट ई। तो मैं बेसिकली सारे जितने भी मैथ लिखे हुए हैं उन सबको मैं हटा के अगर एम लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो मैथ मॉड्यूल को आप लोग सिंपली ऐसे कोई भी मॉड्यूल हो, ठीक है, उसे आप ऐसे नाम दे सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं एलाइजिंग। उसको एक नाम दे देना, एक शॉर्ट कर देना उसके नाम को। आप लोग उसे एक कैरेक्टर से डिफाइन कर सकते हो कि इंपोर्ट मैथ एज एम, मैथ को इंपोर्ट करो एज एम, उसका नाम एम रख दो, ताकि जब भी मुझे उसे बुलाना हो तो मैं एम डॉट स्क्वायर रूट ऐसे करके लिख दूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं इन सबको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग एक एक करके सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रिंट डॉट एम डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, और अब हम लोग इसे सिंपली अगर रन करेंगे तो हम लोगों ने 25 पास किया है, तो हमें आंसर 5.0 मिलना चाहिए, और हम लोगों ने इसे रन किया तो हमें आंसर 5.0 मिल रहा है। फाइन, अगर मैं यहाँ पे 25 की जगह 36 पास करता तो मुझे 6.0 मिलता। ठीक है, तो आप लोग देखो ये हमेशा हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना दूँ,
तो यहाँ पर मुझे एक डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मुझे ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा, ठीक है। तो देखो कितनी कमाल की चीज़ है, मतलब इसके पीछे का लॉजिक एल्गोरिदम तो बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन ये कितना एक्यूरेटली हमें आंसर दे, ये आप लोग को जब आप प्रोग्राम्स वगैरह बनाओगे ना, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसके अंदर आप लोग कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, पता है। इसके अंदर अगर आप लोग इंटीजर, आप लोग इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी पास कर सकते हो। मगर मैं यहाँ पे एम डॉट स्क्वायर रूट लिखूँ और मैं इसके अंदर कुछ भी पास करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 49 पास करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7.0 ऑफकोर्स। और मैं यहाँ पे मान लो ऐसे लिख देता हूँ कि कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ तो मुझे एरर थ्रो करेगा दैट इट मस्ट बी अ रियल नंबर नॉट एन एस टी आर। एस टी आर यानी कि स्ट्रिंग। भाई स्ट्रिंग का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास किया तो मुझे आंसर फ्लोट में मिलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग मैथ में स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, फाइन। इस तरीके से और भी फंक्शन होते हैं जैसे कि पाई फंक्शन। पाई क्या करता है कि हमें एम डॉट पाई बेसिकली पाई की एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। अगर मैं इसे सिंपली प्रिंट करूँ, प्रिंट एम डॉट पाई, और मैं इसे रन करूँ यहाँ पर जाके, तो मुझे यहाँ पे 3.14 के बाद जितने भी डेसिमल डिजिट तक हैं, तो हमें इस तरीके से ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। अब इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग मैथ में प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं कि आपको किसी भी सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा प्रिंट, यहाँ लिखूँगा एम डॉट पाई इंटू, और यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आर को डिफाइन कर देता हूँ 5, और मैं इसे सिंपली रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे सर्कल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एम डॉट पाई की जगह 3.14 लिखता जैसे आप लोग यूजुअली लिखते हो, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। 1 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू मिल रही है। इसी तरह अगर आप लोग एम डॉट पाई यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं, लाइक एक्यूरेट, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल नंबर है ना, ठीक है। इसी तरीके से मैथ में एक ई फंक्शन भी होता है। ई का मतलब क्या है, आइलर्स नंबर, जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप लोग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप लोग को ये एक ई कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होती है। इसको भी बिल्कुल पाई की तरह ही है। अगर आप एम डॉट ई लिखोगे और आप लोग इसे सिंपली प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दोगे कि प्रिंट एम डॉट ई, तो ये बेसिकली उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसने इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग ऐसे प्रिंट कर दी, ठीक है। इसके बाद आता है एम डॉट फैप्स। फैप्स का मतलब देखो, अभी हमने एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा था जो हमें -8 को +8 में कन्वर्ट कर दे रहा था। बेसिकली किसी नेगेटिव नंबर का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा था तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा था। इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फ्लोटिंग एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, जहाँ पे इसे हम लोग FABS यानी फैप्स की तरह लिखते हैं। एफ का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और एब्सोल्यूट तो आपको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -5.5 लिखा है अगर, और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो सिंपली मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली कोई भी अगर आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास कर रहे हो तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकाल के दे देगा, फाइन। तो दैट सिंपल एज दैट। इसी तरह हमारे पास और भी कोई फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास फ्लोर फंक्शन है, हमारे पास सील फंक्शन है, ठीक है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, ज़मीन। सील का मतलब क्या होता है, छत। छत मतलब क्या, हमारे ऊपर की तरफ, और फ्लोर मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो फ्लोर बेसिकली क्या करेगा, जैसे मैंने फ्लोर में क्या पास किया 3.9, तो 3.9 मुझे उसके फ्लोर वैल्यू देगा, यानी कि 3.9 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर वैल्यू है, यानी कि होल नंबर, पाइथन में इंटीजर, ठीक है। 3.9 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, और सी में बेसिकली 3.1 से जस्ट ऊपर कौन सा इंटीजर है। सो 3.9 से पहले 3 है, ठीक है। इसलिए हम लोग फ्लोर में जब 3.9 पास करेंगे तो हमें आंसर 3 मिलेगा, 4 नहीं, क्योंकि हम उससे कम वाला देखना है, ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं देखनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो सील फंक्शन होता है, सील फंक्शन हमें क्या करता है, उससे ज़्यादा वैल्यू वैल्यू देता है। तो अगर मैंने 3.1 पास किया है तो मुझे 4 देगा आंसर, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैथ मॉड्यूल। इसी तरीके से हमारे पास दो और फंक्शन है, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग एंड साइन। इसका अगर आप लोग मैथ से कोई प्रोग्राम वगैरह बनाते हो तो ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने मैथ में लॉगरिथम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एम डॉट साइन, उसके अंदर पाई/2 को इसने पास किया, तो पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग साइन की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं ऐसे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डालूँ और मैं ऐसे सिंपली यहाँ पे इसे रन करूँ, तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है कि हमने यहाँ पे मैथ को एम लिखा था, तो मैथ की जगह मुझे यहाँ पे एम डॉट पाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, एम डॉट पाई। और मैं इसे रन करूँगा यहाँ पर तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है, क्योंकि साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, अगर आपने कोई लॉग सॉल्व किया है, ठीक है, देखो लॉग में क्या होता है, वो आपको बताता है कि आपको उसकी कितनी पावर लेके जानी है। देखो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे से हूँ लॉग, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा LOG लॉग, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको पास करेंगे log 100, ठीक है, log 100, और हम लोग इसका बेस लिखेंगे 10। फाइन। तो log 100 बेस 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 का मैं कितना वैल्यू दूँ कि वो 100 बन जाए। तो उसका आंसर क्या होगा 2, क्योंकि 10⁻2 कितना होता है 100। सो लॉगरिथमिक फंक्शन हमें बेसिकली यही बताते हैं कि जो आपका बेस है उसका कितना पावर जाएगा तब ये उसकी वैल्यू आएगी। सो 10⁻x अगर मैं इसे लिखूँ और इज़ इक्वल टू अगर वो 100 है, तो हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हमें x की वैल्यू फाइंड करता है, ठीक है। सो दिस वॉज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लॉग, जहाँ पे आज हम लोगों ने मैथ भी पढ़ लिया इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर मैं सिंपली 100, 10 पास करूँगा तो मुझे आंसर 2.0 मिल जाएगा, ठीक है। फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट मैथ मॉड्यूल, जहाँ पे हमने मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दिस मैथ मॉड्यूल अब हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो होने वाला है लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। देखो, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब क्या है। देखो, अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल नॉर्मली बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिंपली आऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ a = 8, ठीक है, मैंने एक बार a को डिफाइन कर दिया कि a की वैल्यू 8 है, तो अब मैं उसे बार बार लिख बाकी प्रिंट कर दो, a का स्क्वायर प्रिंट कर दो, और मैं इसे सिंपली यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे 64 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं, बेसिक सी चीज़ है। तो इसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि आप लोग उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो ग्लोबली डिफाइंड है, ठीक है। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं आप लोग उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइंड होते हैं, ग्लोबली डिफाइंड। लोकली डिफाइंड का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक जगह का। अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि आपके यहाँ पर लोकल, आपके लोकल में खाना कौन सा मशहूर है, तो आप वही बताओगे ना कि आपकी जगह पर सबसे अच्छा खाना जो आपके यहाँ मिलता हो वो जो यहाँ पे फेमस हो, ठीक है। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक जगह पर डिफाइंड होते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँ डेफ, और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, मान लो मैं बना रहा हूँ गर, ऐसे मैंने एक फंक्शन बना दिया JRR नाम से, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे करूँगा कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा कि b = 6, फाइन। और फंक्शन का काम क्या रहेगा, फंक्शन हमें b प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा हमारा फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे यूज़ करूँ कि प्रिंट b, चलो फंक्शन के बाहर हम लोग b को प्रिंट कर रहे थे, मुझे क्या बोल रहा है, एक एरर बता रहा है मुझे, पाइथन वार्निंग दे रहा है कि b इज़ नॉट डिफाइंड। ये मुझे कह रहा है कि ये जो b वेरिएबल है ये तो डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन आप तो बोलोगे अभी तो हमने डिफाइन किया, इससे जस्ट पहले यहाँ पर देखो मैंने b डिफाइन कर रखा है, मैंने b की वैल्यू 6 दे रखी है ना। अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ, GRR को मैं यहाँ पर ऐसे रन कर दूँ, और मैं ये चीज़ को अगर कमेंट आउट कर दूँ और मैं इसे रन करके दिखाऊँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे वैल्यू 6 मिल रही है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो डिफाइन कर रखा है वो काम कर रहा है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है ना, 6 मिल रही है मुझे। लेकिन जब मैं उसे प्रिंट करना चाह रहा हूँ तब मुझे क्या हो रहा है, एक एरर दे रहा है कि नेम b इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो b को डिफाइन कर रखा है ना, वो हमने उसे एक फ़ंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है। और जब आप लोग किसी वेरिएबल को एक फ़ंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल लोकली डिफाइंड है। वो वेरिएबल इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर तक ही वैलिड है, उसके बाहर वो वेरिएबल क्या है, इनवैलिड है। बाहर वालों को पता ही नहीं है कि ये भैया भी रहते थे क्या, उनको पता ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करता था। ये सिर्फ फंक्शन के अंदर वाले लोग को पता है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दूँ, मान लो मैं ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दूँ, इसके अंदर बना दूँ ए नाम का एक फंक्शन बना दूँ, या फिर कुछ कुछ भी बना दो आप, ठीक है। अगर आप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना दोगे इस तरीके से, और उसे आप रिटर्न कर दोगे रिटर्न 8, ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर अगर एक फंक्शन बना दोगे तो भी उसको पता होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इस पेरेंट फंक्शन के अंदर आता है। तो जो जो चीज़ें इस पेरेंट फंक्शन के अंदर आती हैं उन सबको पता है कि बी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही आप उसके बाहर जाओगे तो उसको नहीं पता है कि बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
सो दिस वाज लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। यहाँ पर जो कोड दिया है हम लोग इसे कॉपी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे सिंपली पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसे यहाँ पर सिंपली इस तरीके से कर देता हूँ। देखो क्या हुआ कि हमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया देखो क्या हुआ कि हमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ग्लोबल वैल्यू को स्टोर किया, ठीक है। तो x क्या है हमारा, एक ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि हमने इसे बाहर डिफाइन कर रखा है। लेकिन y क्या है हमारा, ये एक हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने इसे फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है। तो अब जब मैं y को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। लेकिन अगर मैं x को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे वो सिंपली ग्लोबल प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मुझे x तो प्रिंट हो जा रहा है लेकिन y क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, y सिर्फ फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हो पाएगा। देखो x भी प्रिंट हो रहा है, y भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन y तभी प्रिंट हो रहा है जब मैं उसे फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि वो फंक्शन के अंदर लोकली डिफाइंड है। समझ गए, इतना ही था ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स लोकल स्कोप में डिफाइन होते हैं, हर जगह पर नहीं होते हैं, ठीक है। नेम इंडिपेंडेंस, देखो इसका क्या मतलब है। अगर मैं ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखूँ a इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैं यहाँ बोलूँ प्रिंट a, और मैं सिंपली यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 8 था, मैंने प्रिंट a किया और मैंने रन कर दिया तो मुझे a प्रिंट मतलब 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। 8 प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 8 मैंने डिफाइन किया था, उसके बाद मैं डिफाइन कर दूँ कि a की वैल्यू 8 नहीं, a की वैल्यू 10 है, और फिर मैं रन कर दूँ तो मुझे आंसर 10 मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहले तो a की वैल्यू हमने 8 डिफाइन करी थी लेकिन उसके बाद हमने उसको 10 पे मतलब उसको दोबारा डिफाइन कर दिया, रीडिफाइन कर दिया कि उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर दी कि उसकी वैल्यू 8 नहीं 10 है। तो हमें क्या हो गया, जब हम a को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें आंसर 10 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊँ कि डेफ कोई फंक्शन बना दूँ और मैं इस फंक्शन के अंदर आऊँ और मैं लिखूँ कि प्रिंट a, इस तरीके से लिख दिया मैंने कि a को प्रिंट कर दो। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, रुको मैं इसको कुछ फंक्शन का नाम सब्जी है, ठीक है। अब मैं सब्जी को कॉल कर रहा हूँ, मैंने सब्जी को ऐसे कॉल कर दिया। अब मैं इसे रन करूँगा, ये हम लोग पुराना वाला जो भी काम था इसको पूरा कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे आंसर 8 मिल रहा है क्योंकि हमने a को 8 डिफाइन किया था और हमने सब्जी फंक्शन के अंदर a को प्रिंट किया तो आंसर 8 आ रहा है, ठीक ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूँ a इज़ इक्वल टू 9 और मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट a, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर आ रहा है अनबाउंड लोकल एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल a वेर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ अ वैल्यू। देखो ऐसा क्यों हुआ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे आंसर 9 मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ पर प्रिंट a लिखा था तो हम लोग किसको रेफ़र कर रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल को। जब आप ग्लोबल वेरिएबल को रेफ़र कर रहे हो और उसे आप नया वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो आपको दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को रेफ़र ही ना करो और आप a इज़ इक्वल टू 9 लिख के सीधे प्रिंट a करो और अगर आप उसे प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, a इज़ इक्वल टू 8 था, मैंने फंक्शन के अंदर a की वैल्यू को अपडेट कर दिया 9 और मैंने a को प्रिंट कर दिया तो मुझे आंसर 9 मिला। लेकिन अगर मैं बाहर आके यहाँ पर प्रिंट करूँ कि a की वैल्यू प्रिंट कर दो और मैं इस पुराने वाले को प्रिंट को ऑफ़ कर दूँ तो मुझे आंसर वापस 8 ही मिलता है। समझ रहे हो ये बात, यहाँ पर जो a वाला वेरिएबल था और यहाँ पर जो a वाला वेरिएबल है दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 है लेकिन यहाँ पर जो नया वेरिएबल डिफाइन है इसका वैल्यू 9 है। बाहर वैल्यू 8 ही रह गई, अंदर नया वेरिएबल आ गया। इसको बोलते हैं नेम इंडिपेंडेंस। क्योंकि a इज़ इक्वल टू 10 एक ग्लोबल वेरिएबल है a, लेकिन जब हम लोग फंक्शन के अंदर एक a वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल है और वो ग्लोबल वाला a से अलग है। समझ रहे हो, इसकी वैल्यू अभी भी 10 है, ये नया वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू 20 है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के अंदर काम करेगा, बाहर नहीं काम करेगा। समझे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिकर्जन्स। तो रिकर्जन्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे मतलब बहुत ही बेसा है बच्चों को, ऐसा मतलब डर सा लगता है कि भाई रिकर्जन्स है बहुत ही मतलब कोई टफ सी चीज़ होगी ऐसा करके, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइक रिकर्जन्स अगर आप लोग देखोगे तो मैं बोलूँगा रिकर्जन्स काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग इसे सच में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो
तो आप लोग अपने माइंड को टेस्ट कर सकोगे, उसकी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट कर सकोगे कि आप लोग कितना ज़्यादा अच्छे से किसी प्रॉब्लम के लिए सोच सकते हो, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो रिकर्जन से काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब हम लोग इसको ही अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो, रिकर्जन का मतलब क्या होता है? रिकर्जन बेसिकली, रिकर्जन का मतलब होता है अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, समझ रहे हो? मतलब हम लोग एक फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न वैल्यू रहती है, जैसे कोई भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है, यहाँ पे रिटर्न 1 है, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू के अंदर ही अगर हम लोग उसी फंक्शन को दोबारा पास करते हैं, जैसे ये फैक्टोरियल फंक्शन था, तो फैक्टोरियल फंक्शन के रिटर्न में मैंने दोबारा फैक्टोरियल फंक्शन को पास कर दिया, इसको बोलते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन का बेसिकली मतलब यही है कि हम लोग जब रिटर्न वैल्यू है उसमें दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर दें तो उसको बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है। इससे क्या होता है, एक चेन बन जाती है, एक लूप बन जाता है कि जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके रिटर्न स्टेटमेंट में दोबारा फंक्शन आता है, फिर वो फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद दोबारा रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा, ऐसे एक चेन बन जाएगी, लूप बन जाएगा, इसको बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिकर्जन आप लोग देखो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर करके ही समझोगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम है आज हमारा, वो होने वाला है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल देखो, बेसिकली मैथ्स में अगर आप लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा है, तो फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे कुछ डिनोट करते हैं कि हम लोग नंबर लिखेंगे, उसके बाद में ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क, और 2 का फैक्टोरियल है 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर है तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके लिखोगे। फिर अगर आपको 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है, उसका जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा क्या होगा, उस नंबर को मतलब -1 करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर कोई नंबर n है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, ऐसे वो चलता रहेगा, फाइन। और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा और 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैथ्स का रूल है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा क्योंकि 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, और 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने फैक्टोरियल का लॉजिक बेसिकली समझ लिया है, तो अब हम लोग को इसका एक प्रोग्राम बनाना है। तो आज का हमारा पहला प्रोग्राम रिकर्जन्स के लिए जो कि होने वाला है प्रॉब्लम 001 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है। तो बेसिकली आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें अगर आप कोई वैल्यू पास करोगे तो आप उसका फैक्टोरियल निकाल सको, ठीक। मैं यहाँ पे एक डेफ फंक्शन बना रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे हम लोग पैरामीटर n पास करेंगे क्योंकि यूज़र कोई नंबर बताएगा तभी तो उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। सिंपली अब हमें क्या करना है, इसमें एक रिटर्न फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देना है कि हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए। तो फैक्टोरियल क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा जो भी नंबर है n इंटू उस नंबर से कोई छोटा नंबर n-1, फिर इंटू n-2, फिर ऐसे ही इंटू करते करते वो पूरा 1 तक जाएगा, है ना। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था, तो वैसे ही n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे था। अब एक बार सोचो, ये जो n-1 से लेके मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 इंटू n-2, क्या ये फैक्टोरियल ऑफ n-1 नहीं है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 क्या होगा, तो आप बोलोगे कि वो होगा n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे करके जाएगा, एक एक कम हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ n-2 क्या होगा, n-2 इंटू n-3, है ना। तो अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो तो उसका फैक्टोरियल क्या हो रहा है, उसमें से एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो अगर मैं ये पूरा n-1 इंटू n-2 इंटू ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो क्या ये सही होगा? एक बार ध्यान से सोचो इस चीज़ को कि अगर हम लोगों ने कोई फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया है और हम लोग उसके रिटर्न स्टेटमेंट में लिख रहे हैं रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, फैक्टोरियल ऑफ n-1 क्या होगा, n-1 इंटू n-2, यानी n-2 इंटू n-3 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग फैक्टोरियल ऑफ n की जगह पर हम लोग n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 लिख दे रहे हैं, ये चीज़ होती है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन्स। रिकर्जन्स में क्या करते थे हम लोग, बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट में लिख देते थे। तो अगर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, तो हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही फैक्टोरियल का यूज़ किया, उसी फंक्शन को दोबारा उसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। दिस इज़ नोन एज अ फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ रिकर्जन्स, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक लॉजिक हो गया रिकर्जन का, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पे स्टार स्टार करके इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ कि हमेशा रिकर्जन्स में एक बेस कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बेस कंडीशन नहीं दोगे तो क्या होगा पता है,
वो फंक्शन जैसे आप लोगों ने उसे रिटर्न स्टेटमेंट में कॉल कर रखा है तो वो लूप होता रहेगा, लूप होता रहेगा। और फंक्शन लूप होते होते क्या होगा कि इन्फिनिटली लूप हो जाएगा, है ना, कभी रुकेगा ही नहीं। तो इससे आपको इशू आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको एक बेस कंडीशन देनी होती है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या करना है, अपने फंक्शन का एग्जीक्यूशन रोक देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँ और मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, तो मुझे एक ही एरर थ्रो करेगा, और वो एरर ये है रिकर्जन एरर। यानी कि ये क्या हुआ, डेप्थ, रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। तो हमारा जो रिकर्जन था वो इन्फिनिटली जो है कि लूप करता गया, तो मेमोरी का जो रिकर्जन डेप्थ था वो एक्सीड हो गया, 996 मोर टाइम्स वो रिपीट किया। समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग एक बेस कंडीशन देंगे कि जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो रिटर्न कर देना है 1, ठीक है। नॉर्मली तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, नॉर्मली वो रिटर्न कर रहा है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू अगर 1 हुई तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 की जगह वहाँ पर सिंपली 1 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। n की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 1 हुई तो वहाँ पर वो 1 लिख देगा और हमारा प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा और वो और ज़्यादा लूप नहीं करेगा। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर 5 पास करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे आंसर 120 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 5 फोर ज़ा 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120, है ना। तो इससे पता चलता है हमारा फैक्टोरियल फंक्शन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं 4 भी यहाँ पर पास करूँ तो भी मुझे 24 आंसर मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फैक्टोरियल फंक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल को रिकर्जन्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया, है ना। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग किसी रिटर्न स्टेटमेंट में उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि रिकर्जन्स में हमेशा हमेशा एक बेस केस होना ही चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिकर्जन्स इन फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी होने वाला है फिबोनाची सीरीज़। देखो, फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, मैं यहाँ पर अगर टाइप कर दूँ हैशटैग फिबोनाची सीरीज़, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 होने वाला है आज का। फिबोनाची सीरीज़ आपको समझना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है। जो स्टार्टिंग के जो उसके जो दो नंबर्स होते हैं इस सीरीज़ के, वो होते हैं 0 एंड 1, ठीक है। स्टार्टिंग के जो दो नंबर होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि वो 0 और 1 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद के जितने भी नंबर आते हैं वो पिछले दो नंबर के सम होते हैं, ठीक है। तो अगर 0 और 1 है तो अगला नंबर क्या आएगा, 0 प्लस 1 1, फिर अगला नंबर 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो वो ऐसे ही पिछले दो नंबर्स का सम ऐड होते जाएगा, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 21। तो बेसिकली वो ऐसे ही पिछले दो नंबर्स का सम हमेशा करते करते ये इन्फिनिटली ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये आप लोग को पढ़ाया जाता है फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। तो इसका फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसके कोड को अगर मैं कॉपी करके आपको एक्सप्लेन करूँ, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसके कोड को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम हमने FIB रखा है। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी एक बेस रिटर्न कंडीशन बना रखी है, जो कि हमारी फिबोनाची सीरीज़ का बेसिकली जो मतलब होता है, पिछले जो दो नंबर का सम होता है हम वही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी मेन रिटर्न कंडीशन हो गई। उसके बाद जो हमारी बेस कंडीशन है कि हमारा ये कहाँ पे जाकर रुकना चाहिए, वो ये है कि जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो हम क्या करेंगे, n रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझो, हमारा ये फिबोनाची सीरीज़ क्या रिटर्न कर रहा है, हमें क्या रिटर्न किया, इसमें 13 रिटर्न किया। 13 क्या है, अगर मैं ये सब कमेंट आउट करूँ और मैं इसे दोबारा अगर आपको रन करके दिखाऊँ, हाँ ठीक है, देखो तो ये हमें 13 रिटर्न कर रहा है जब हमने इसके अंदर 7 वैल्यू पास की थी। तो बेसिकली ये हमें जो 7th इंडेक्स पे नंबर है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो हमारी फिबोनाची सीरीज़ में जो 7th इंडेक्स पे था ये हमें वो रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो बेस कंडीशन बना रखी है वो ये है कि जब भी n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, जो कि क्या होगी 0 या 1, अगर ये है तो हम n को ही रिटर्न कर देंगे। यानी f 0th पोजीशन पे क्या है, 0 ही है तो 0 रिटर्न कर दिया। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 ही है तो 1 रिटर्न कर दिया, है ना। बेसिकली हम लोग इंडेक्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 0 है, और 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू, 1 है। तो हम लोगों ने इसके लिए जो बेस कंडीशन बना रखी है वो यही है कि जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो आपको n को ही रिटर्न कर देना है। और उसके अलावा अगर कोई भी इसने वैल्यू पूछी है तो पिछले दो नंबर का हमें सम रिटर्न करना है, जो कि है n-1 एंड n-2। तो अगर यहाँ पर 2 होता तो पिछले दो नंबर क्या होते हैं, 1 और 0, और 1 और 0 का बेसिकली ये हमें सम वापस प्रोवाइड कर देता, ठीक है। तो हमारी जो बेस कंडीशन थी वो n लेस देन इक्वल टू 1 पे n रिटर्न करना था, और नॉर्मल कंडीशन जो थी वो थी कि पिछले दो नंबर का हमें सम रिटर्न करना है।
तो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज़ के लिए फंक्शन, जो कि बेसिकली हमें जो भी इंडेक्स हम लोग पास करते हैं उस इंडेक्स की वैल्यू हमें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फिबोनाची सीरीज़ है, जो भी नंबर मैं पास करूँ वहाँ तक के आप लोग को मुझे सम बता दो, ठीक है। बोलेगा कि अगर मैं 7 पास कर रहा हूँ तो 7 तक जो भी नंबर है 7th इंडेक्स तक, यानी कि आगे के 7 नंबर्स उन सब का मुझे सम दे दो। तो देखो उसके लिए भी आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना है बस। फॉर लूप में आप लोग को सिंपली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके ऐसे फॉर लूप में लिख देना है फॉर आई इन रेंज, जो भी वहाँ पर एन है उस रेंज तक, और फिर हमें बेसिकली ऐड करते जाना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एफ आई भी लिख दूँगा, और मैं इसके अंदर आई को पास कर दूँगा, और मैं यहाँ पर अगर मैं एक एस वेरिएबल बनाऊँ और एस की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 इनिशियलाइज़ कर दूँ, फिर मैं लिखूँ एस प्लस इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ आई। तो जो भी ith पोजीशन पे जो भी नंबर होगा हमें बेसिकली उसका सम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे सिंपली एस को प्रिंट कर दूँगा। अगर मैं इसे यहाँ पर टेस्ट करूँ, मैं यहाँ पे एन की जगह पर अगर मैं 4 लिख दूँ, और अगर हम लोग इसे यहाँ पर रन करेंगे तो बेसिकली आगे के जो 4 डिजिट्स हैं हमें उनका सम मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो मुझे आंसर 4 मिल रहा है। जो आगे के 4 डिजिट्स हैं उनका सम बेसिकली सम मिल जा रहा है, 0 + 1 + 1 2, ठीक। उसी तरह से अगर मैं 5 लिखूंगा तो मुझे आगे के 5 डिजिट्स का सम मिल जाएगा, जो कि है 7, जो कि 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, और पहला डिजिट 0 है, ठीक। तो इसी तरीके से जो आगे के 5 डिजिट हैं मुझे उनका सम मिल जा रहा है। मैं 4 पास कर रहा हूँ तो मुझे आगे के 4 डिजिट्स का सम मिल जा रहा है। तो काफ़ी सिंपल है अगर आप लोग को इसका सम का फंक्शन बनाना है, ठीक। सो दैट वाज ऑल फॉर फिबोनाची सीरीज़, जहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल और फिबोनाची सीक्वेंस दोनों को हम लोगों ने रिकर्जन्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, आप लोग सोचोगे यार सम ऑफ डिजिट्स मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये सब तो मतलब बेसिक चीज़ है यार, हम लोगों ने बहुत पहले बनाया था इसको फंक्शन की मदद से। लेकिन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं होना हो रही है। आप लोग क्या करते थे अभी तक? आप लोग करते थे कि 2 + 3 = 5, ऐसे कर देते थे। तो ये तो एडिशन हो गया। लेकिन सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब है जैसे कोई एक नंबर है 453, तो हमें प्रिंट करना है 4 + 4, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है 4 + 5 + 3, ठीक है। तो उस नंबर के डिजिट्स का सम हमें प्रिंट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग रिकर्जन्स का हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँ और हम लोग इसे कोड में ले आके देखें, सबसे पहले मैं इसकी इंडेंटेशन थोड़ा सा फिक्स कर दूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आर होगा, और ये पीछे वाला आर इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक। सो अगर ये हमारा कोड है सम ऑफ द डिजिट्स का, और हमें किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर प्रिंट करना है, तो देखो सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन है कि n की वैल्यू अगर 10 से कम है तो हमें n को ही रिटर्न कर देना है। 10 से कम क्या वैल्यू होगी? 10 से कम वैल्यू मतलब 9 8 7 6 ऐसी कोई वैल्यू होगी। और 10 से कम जितने भी हैं वो 1 डिजिट नंबर हैं। 1 डिजिट का नंबर का सम क्या होगा? वही डिजिट होगा ऑफकोर्स। अगर 9 है तो उसका सम 9 ही होगा ना, अगर सिर्फ 9 पास कर रहे हो। तो हमारी बेस कंडीशन यही है कि अगर आपकी n से 10 से कोई छोटी वैल्यू है n, तो हमें n को ही रिटर्न कर देना है। अगर 10 से बड़ी वैल्यू हुई तो हमें क्या रिटर्न करना है? n मॉडुलस 10। उसके बाद फिर उसी फंक्शन को हम लोग फ्लोर डिवीजन से दोबारा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखो मॉडुलस का हम लोगों ने यूज़ क्यों किया? हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में देखा था, मॉडुलस के कुछ ऑपरेशंस देखे थे कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का 10 से मॉडुलस करते हैं तो हमें उस नंबर का क्या मिलता है? लास्ट डिजिट मिलता है। अगर मैं 124 को 10 से मॉडुलस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? बेसिकली उसका लास्ट डिजिट मिलेगा, जो कि होगा 4, है ना। फिर वो 4 उसमें ऐड कर रहा है, और फिर उसी फंक्शन को वो फ्लोर डिवीजन कर रहा है 10 से, और उसको वो दोबारा कंटिन्यू कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो फ्लोर डिवीजन में फिर वो दोबारा क्या आएगा? लास्ट डिजिट हट के बस 12 बचेगा, और फिर 12 का लास्ट डिजिट 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पीछे से सम ऑफ द डिजिट्स ऐड करते जाएंगे। तो बेसिकली दिस वॉज द सिंपल फंक्शन फॉर सम ऑफ द डिजिट्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और सी द प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने मॉडुलस के कुछ ऑपरेशंस देखे थे, ठीक है। एंड दिस इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। अगर मैं यहाँ पर कोई और भी नंबर पास करूँगा और मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे सही आंसर मिल रहा है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिकर्जन्स, जहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल देखा, हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज़ देखा, हम लोगों ने सम ऑफ द डिजिट्स देखा, ठीक है। हम लोगों ने अलग अलग तरीके से रिकर्जन को इम्प्लीमेंट किया, हम लोगों ने अलग अलग ऑपरेशंस देखे। दिस वुड बी प्रिटी मच ऑल द क्वेश्चंस विच यू वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर ले जा रहे हो तो इनफ है।
आप लोग को लेकिन और भी रिकर्जन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट रिकर्जन्स। उसके बाद हमारा जो आज का ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें दी रखी हैं, जैसे कि विजुअलाइजिंग द स्टैक ट्रेस ऑफ फैक्टोरियल। बेसिकली ये जो भी हम लोगों ने फैक्टोरियल इंप्लीमेंट किया उसका ड्राई रन है कि अगर फैक्टोरियल ऑफ 3 है तो बेसिकली वो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 कर रहा है, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखी है, ठीक है। उसके बाद है रिकर्जन लिमिट्स एंड परफॉर्मेंस वार्निंग, जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि अगर हम लोग कोई बेस कंडीशन नहीं पास कर रहे हैं तो हमें क्या करेगा, वो एक एरर देगा कि एवरी कॉल पुशेज अ स्टैक आई फ्रेम टू मेमोरी, एंड वो हमें एक रिकर्जन एरर देगा दैट डेप्थ लिमिट एक्सीडेड, है ना। ये वाला एरर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने वी एस कोड में देखा था। अगर मैं यहाँ पे से ऊपर स्क्रॉल करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रिकर्जन एरर आया है दैट मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, है ना। सो इसी तरीके से आप लोग को ये रिकर्जन के एरर्स वगैरह जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। एंड देन वी हैव सम कॉमन क्वेश्चंस फॉर यूनिट 3। आप लोग इसे देख लेना एक बार, हम लोग इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर इज द वेरिएबल इन द डेफिनेशन एंड आर्ग्यूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू पास्ड इन द कॉल। अगर कोई फंक्शन है हम लोग जब उसे डिफाइन करते हैं तो हम लोग वहाँ पे से पैरामीटर लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी की हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, और जहाँ हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वहाँ पे उसे 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। कि अगर कोई सम फंक्शन है हमने वहाँ लिखा है ए कॉमा बी, तो जब हम उसे कॉल करेंगे तो हम वहाँ ए कॉमा बी की जगह 2,3 लिखेंगे तो 2 + 3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद है व्हाट इज़ द फ्लो एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल्स। देखो, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम पॉजेज द कॉलर एंड जंप्स टू द कॉली एंड एग्जीक्यूट्स इट, देन रिज्यूम्स द कॉलर वेयर इट लेफ्ट ऑफ। देखो इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग किसी कोड को ऐसे एग्जीक्यूट करते हो, अगर किसी कोई कोड है उसमें ऐसे ढेर सारी लाइन ऑफ कोड है, उसके बाद वहाँ पे एक फंक्शन आता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऊपर वाला जो लाइन है वो पहले सारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही यहाँ पर अगर कोई फंक्शन आया तो वो फंक्शन के कोड में जाएगा, और फंक्शन के कोड में जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी हमने फंक्शन को डिफ़ाइन कर रखा था, पहले वो वाली चीज़ रन होगी, और फिर वहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को लेके आएगा, और उसके बाद उसके नीचे वाले कोड की लाइंस को रन करेगा, ठीक है। सो दैट वाज द एग्जीक्यूशन फ्लो, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फ्रूटफुल एंड वॉइड फंक्शंस। देखो, फ्रूटफुल फंक्शंस वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, जैसे अभी तक हमने सारे फंक्शंस देखे कि ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं? वॉइड फंक्शन वो होते हैं जो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करते, दे ओनली परफॉर्म एन एक्शन। जैसे कि प्रिंट फंक्शन, वो कुछ रिटर्न नहीं करता, वो बस चीज़ें प्रिंट करता है, ठीक है, वो नन रिटर्न करता है ना। तो जो फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉइड फंक्शंस। जैसे हम लोगों ने फंक्शन बनाया था ग्रीटिंग, ग्रीटिंग फंक्शन जो हमने बनाया था वो बेसिकली क्या करता था, प्रिंट करता था नमस्ते सर, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने उसे ऊपर ऐसे बनाया था एक फंक्शन ग्रीटिंग नाम का, जो क्या कर रहा है, सिर्फ नमस्ते सर को प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक वॉइड फंक्शन है क्योंकि ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो फ्रूटफुल फंक्शन होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, लेकिन जो वॉइड फंक्शन होते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। फाइन। ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप कन्वर्जन एंड कोएर्शन। देखो, टाइप कन्वर्जन इज एक्सप्लिसिट, मतलब अगर कोई ऐसे स्ट्रिंग है 42 की स्ट्रिंग है, हम लोग कैसे पता वो स्ट्रिंग है, क्योंकि वहाँ पर उसके दोनों तरफ सिंगल कोट्स बने हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इंट में उसे कन्वर्ट किया इंटीजर में, ऐसे हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन का यूज़ कर कन्वर्ट किया, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। कोएर्शन क्या होता है, वो एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन है जो कि लैंग्वेज खुद ही कर लेती है। अगर हम लोग इसे यहाँ पर मैं इसे कमेंट करूँ और मैं आप लोग को ऐसे दिखाऊँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूँ दैट 3+3 क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर के साथ अगर मैं कोई भी फ्लोट नंबर पास करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ तो भी मुझे आंसर सही मिल रहा है ना। तो ये दोनों जो डेटा टाइप हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन मुझे आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मुझे तो सही मिल रहा है। मुझे कोई टाइप एरर तो थ्रो नहीं कर रहा है कि आप दो अलग अलग डेटा टाइप को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो हमारा जो कन्वर्जन है वो इम्प्लिसिटली हो जा रहा है, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो उसे खुद ही कन्वर्ट करके ऐड कर ले रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोएर्जन। कोएर्जन इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, नंबर के साथ आप स्ट्रिंग ऐड करोगे, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर लिख दूँ तो ऑफकोर्स वो मुझे एक एरर थ्रो करेगा दैट अनसपोर्टेड डेटा टाइप, ठीक है। इस तरीके से मुझे बोलेगा कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को थोड़ी ना ऐड कर सकते हो, है ना। फाइन। देन वी हैव द क्वेश्चन दैट व्हाट डज अ फंक्शन रिटर्न इफ देयर इज़ नो रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आप कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो फंक्शन रिटर्न्स नन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको याद रख लो आप लोग कि अगर आप लोग कोई भी फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो आपका फंक्शन नन रिटर्न करता है, ठीक। व्हाट आर द टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन। सबसे पहला है बेस केस, द कंडीशन दैट स्टॉप्स द रिकर्जन। उसके बाद द रिकर्सिव केस, द कंडीशन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ स्मॉलर और सिंपलर इनपुट, ठीक है।
जो बेस केस क्या होती है रिकर्सिव फंक्शन में, वो हमें बताती है कि हमारा कंडीशन जो है जहाँ पर आके हमारा लूप रुक जाना चाहिए ताकि वो इन्फिनिटली लूप ना करे। इस चीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज करा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रिकर्सिव केस जो होती है उसमें हमारा मेन लॉजिक होता है कि हमारा फंक्शन क्या करना चाहिए। फाइन, कैन अ फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज? ऑफ कोर्स इट कैन। हम लोगों ने ऑलरेडी इससे रिलेटेड फंक्शन बना रखे हैं जहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल 2 से ज़्यादा वैल्यूज भी रिटर्न कर रखी हैं, ठीक है। सो पाइथन पैक्स देम एज अ टपल एंड देन अनपैक्स इट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द क्वेश्चंस वी हैड फॉर यूनिट 3 एंड यहाँ पर हमारा यूनिट 3 खत्म हो जाता है। फाइन, आई होप यू गाइज एन्जॉयड एंड यू गाइज डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक। अगर आप कोई भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Guys, that was the end of today's lecture. Thank you for watching today's lecture. And हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जल्दी ही आने वाले हैं, and we'll be wrapping up our Python Mastery series very soon. And I'll see you in the next one. The link of the handbook and the playlist of the whole Python Mastery series, you can find the links in the description. Thank you for watching. I'll see you in the next one.